हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में दोस्तों हम भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को जानने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ये क्लास सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों के दोनों पेपर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों हर सीटेट एग्जाम, हम चाहे पेपर 1 की बात कर लें और चाहे पेपर 2, दोनों पेपरों में दोस्तों 12 अनुसूचियों में से 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों मैं आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद भी करता हूं कि आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे और सीटेट एग्जाम के लिए, सीटेट पेपर के लिए दोस्तों आप 1 से 2 नंबर अपने पक्के कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास की। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो दोस्तों जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय दोस्तों हमारे संविधान में कितनी 8 अनुसूचियां थी। तो इस पर भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, 3 से 4 बार प्रश्न पूछा गया है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान के में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में कितनी 12 अनुसूचियां हैं। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो चलिए दोस्तों आइए समझते हैं, हम 12 के 12 अनुसूचियों को बहुत डिटेल से इस क्लास में समझने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम पहली अनुसूची की बात करें तो प्रथम अनुसूची, तो दोस्तों इसमें संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र और दोस्तों साथ में केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, संघ के नाम में बताया गया दोस्तों इंडिया, दैट मीन्स भारत। ठीक है, तो इंडिया और भारत दोनों ही नामों को दोस्तों अनुसूची 1 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं अनुसूची 2, तो दोस्तों अनुसूची 2 में वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं कि किसके वेतन भत्ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा संविधान है, संविधान के जो उच्च संवैधानिक पद है जैसे राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के पदेन सभापति, उपसभापति, इन सब के वेतन और भत्तों का वर्णन दोस्तों हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो अनुसूची 2 में मिलता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले अनुसूची की ओर। अगली जो दोस्तों अनुसूची है वो है अनुसूची नंबर 3। तो दोस्तों इसमें शपथ का वर्णन किया गया है कि किसकी शपथ। तो दोस्तों विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीशों आदि द्वारा पद ग्रहण, जब दोस्तों ये पद ग्रहण करते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, तो जब ये पद ग्रहण करते हैं तो पद ग्रहण करते हुए दोस्तों ये क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। तो इस चीज़ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में किया गया है। अब दोस्तों बहुत से साथी या बहुत से छात्र छात्राएं इस चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं कि अनुसूची 2 में किस चीज़ का वर्णन किया गया, अनुसूची 3 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो इन बातों को भूल जाते हैं। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था उसको भूल जाते हैं। तो दोस्तों इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका है कि मान लो कि आप कहीं कोई सी जॉब करना चाहते हैं और उस जॉब के लिए दोस्तों सबसे पहले आप किस चीज़ की बात करेंगे, वेतन की बात करेंगे कि भैया वेतन कितना मिलेगा। अगर आपको आपके अनुरूप वेतन मिल रहा है तब तो आप उसको क्या करेंगे, तभी ज्वाइन करेंगे ना किसी जॉब को। ठीक है, तो दोस्तों पहले वेतन की बात करेंगे और तभी दोस्तों आप उस जॉब को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद ही दोस्तों शपथ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अनुसूची 2 में वेतन भत्तों की बात की गई है और अनुसूची 3 में दोस्तों किस चीज़ की, शपथ की बात की गई है। और शपथ कौन दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि द्वारा पद ग्रहण करते समय शपथ का, जो शपथ लेते हैं उस चीज का उल्लेख किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले अनुसूची की ओर। अगली जो दोस्तों अनुसूची है, अनुसूची नंबर 4। तो दोस्तों अनुसूची 4 में जो राज्यसभा है दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से सीटों के आवंटन का वर्णन मिलता है दोस्तों, कि
राज्यसभा के सदस्यों के लिए राज्यों से कितनी सीटें आवंटित की, राज्यों को कितनी सीटें आवंटित की जाएगी और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीटें आवंटित की जाएगी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, भारत में 28 राज्य हैं और 28 के 28 राज्यों में दोस्तों क्या है, जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है तो प्रत्येक राज्य के लिए किया गया है। तो दोस्तों वहीं पे अगर हम बात करते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से दोस्तों सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेशों को ही दोस्तों राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। और उनमें से दोस्तों कौन कौन से 3 राज्य हो जाएंगे, पहला हो जाएगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी कौन सा, दिल्ली, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों पुडुचेरी। ठीक है, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, पुडुचेरी। जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के लिए दोस्तों राज्यसभा में जो सीटें हैं, सीटों का आवंटन किया गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली अनुसूची की ओर। और अगली जो दोस्तों अनुसूची है, तो जैसे दोस्तों हमने अनुसूची 2 और 3 को साथ में जोड़कर पढ़ा था, तो इसी प्रकार से दोस्तों हम अनुसूची 5 और 6 को साथ में जोड़कर पढ़ सकते हैं इनको याद करने के लिए। तो दोस्तों अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध। ठीक है, तो दोस्तों पूरे भारत के जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध का वर्णन दोस्तों अनुसूची 5 में किया गया है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं अनुसूची 6 की, तो दोस्तों अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध का वर्णन अनुसूची 6 में किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इन 4 राज्यों को हम किस प्रकार से याद रखें, तो आइए दोस्तों समझते हैं थोड़ा सा मैप में। तो दोस्तों जब तक आप मैप को देख रहे हैं तब तक के लिए आप अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा असम के बाद मेघालय, और मेघालय के बाद दोस्तों त्रिपुरा के बाद दोस्तों मिजोरम। तो दोस्तों ये चारों ही राज्य क्या है, सीक्वेंस से लगे हुए हैं। तो अगर आपको मैप की अच्छी जानकारी है तो दोस्तों ये चारों के चारों राज्य आप कभी नहीं भूलेंगे कि अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्यों का वर्णन किया गया है। लेकिन अगर आपको मैप का ही अच्छी नॉलेज नहीं है, अच्छी जानकारी नहीं है, तब दोस्तों इनको याद करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम क्या कर लेंगे, अनुसूची 6 में किन किन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध का वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले अनुसूची की ओर। अगली जो दोस्तों अनुसूची है अनुसूची 7। और दोस्तों अनुसूची 7 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सी टेट, यू टेट या किसी भी टेट एग्जाम के लिए तो दोस्तों ये अनुसूची 7 इंपॉर्टेंट है ही है। साथ में दोस्तों आप ऑल इंडिया में कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो उन सभी एग्जाम के लिए दोस्तों 7वीं अनुसूची बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें, समझें और पढ़ें। ठीक है, तो दोस्तों अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब दोस्तों किन किन के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले संघ सूची की। ठीक है, संघ सूची को ही दोस्तों हम केंद्र सरकार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो संघ सूची में दोस्तों विषयों की संख्या, पहले कितने विषय थे कि संघ सूची पहले कितने विषयों पर नियम कानून बना सकती थी, पहले 97 विषय, और वर्तमान में दोस्तों कितने 100 विषय पर संघ सूची क्या करती है, नियम कानून बनाती है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं राज्य सूची, तो दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत पहले कितने 66 विषय थे और अब कितने हो गए हैं दोस्तों, अब 61 विषय कर दिए गए हैं। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची, तो दोस्तों समवर्ती सूची में केंद्र सरकार या संघ सूची और राज्य सूची ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं। ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या बने करें, नियम कानून बनाए। तो दोस्तों ऐसे सूचियों को किसके अंतर्गत रखा गया है, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। जैसे दोस्तों शिक्षा हो गया, ठीक है, तो ऐसे उसको किस में रखा गया है दोस्तों, ऐसे विषयों को समवर्ती सूची में। तो दोस्तों समवर्ती सूची में पहले कितने 47 विषय थे और वर्तमान में कितने, अब इन्हें कितना कर दिया गया है, तो दोस्तों अब 52 विषय हो गए हैं। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है
सीटेट में भी पूछा गया है, यूटेट में भी पूछा गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सूचियों की ओर। अगली जो दोस्तों सूची है, अनुसूची है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूची नंबर 8वीं अनुसूची। ठीक है, तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय दोस्तों 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो दोस्तों मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में दोस्तों 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों जो 14 से ये 22 हुआ तो 8 भाषाओं को 3 अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इस क्लास में हम ये भी डिटेल से समझने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 71वें संविधान संशोधन 1992 में दोस्तों कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो सिंधी है, सिंधी भाषा को कब और किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और इसी प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न कि भाई नेपाली को कब 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो दोस्तों 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, और दोस्तों अगला है कि 92वें संविधान संशोधन 2003 में दोस्तों मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो दोस्तों 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो को दोस्तों 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले अनुसूचियों की ओर। और अगली जो दोस्तों अनुसूचियां हैं, इन चारों के चारों अनुसूचियों को अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा अनुसूचियों में जोड़ा गया है, क्योंकि मूल संविधान में कितनी 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और अब दोस्तों जो 8 से 12 हुई है तो 4 अनुसूचियों को 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों इसमें मैंने आपके लिए बहुत अच्छी सारणी बनाकर लाया हूँ। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1991 में जोड़ा गया। किसमें? अनुसूचियों में। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों भूमि सुधार का वर्णन किया गया है। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची को दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा अनुसूचियों में जोड़ा गया। और दोस्तों 10वीं अनुसूची में दल बदल का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो दोस्तों ये पार्टियां होती हैं, तो पार्टियां क्या करती है? चुनाव के बाद पहले क्या कर देती? अपना दल को परिवर्तित कर लेती थी। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें क्या संशोधन किया गया कि भैया अगर आपको अपने दल को बदलना है तो चुनाव से पहले ही आप क्या कर सकते हैं? अपने दल, जिस भी दल का सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं? शामिल हो सकते हैं। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो 12 के 12 अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन 11वीं अनुसूची दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसमें तीसरी सरकार जोड़ी गई। ये कह सकते हैं कि जो सरकार है, सरकार के तीसरे अंग को जोड़ा गया। तो दोस्तों पहली होगी केंद्र सरकार, और अगला हो गया राज्य सरकार, और तीसरी जो दोस्तों स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार या सरकार का छोटा अंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको कौन से 73वें संविधान संशोधन 1992 से 93 में जोड़ा गया। और अगर हम बात करते हैं कि 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है दोस्तों? पंचायती व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों 29 कार्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची, ठीक है, तो 12वीं अनुसूची में दोस्तों संविधान इसको कब जोड़ा गया? तो
तो 74वें संविधान संशोधन 1992 से 93, और इसमें दोस्तों किस चीज़ का वर्णन किया गया है, नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। और इसके अंतर्गत दोस्तों कितने 18 कार्य क्षेत्र हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी करता हूं कि आपको संविधान की 12 के 12 अनुसूचियां अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों साथ में प्यारा सा एक कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।